हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के पटना आवास और जिले के कार्यालय सहित कई जगहों पर निगरानी विभाग की छापेमारी, 48 लाख नकदी सहित कई सामान बरामद। जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी पूरी। और कुढ़नी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर के आवास कार्यालय सहित कई ठिकानों पर निगरानी टीम ने की छापेमारी, 48 लाख नकदी सहित कई अन्य सामान टीम ने बरामद किया है। निगरानी कोर्ट के निर्देश पर जिले के डीटीओ रजनीश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर के कई ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने आज से अधिक मामले में छापेमारी की है। इस दौरान शहर के दाऊदपुर कोठी स्थित निजी आवास से फर्नीचर और कैश टीम ने बरामद की है। डीटीओ रजनीश लाल के आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस कोर्ट के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। टीम पटना में उनके आवास, मुजफ्फरपुर आवास सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि रजनीश लाल मुजफ्फरपुर के अलावे छपरा जिले के डीटीओ के प्रभारी भी हैं। डीटीओ कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुआ था। गाड़ियों की खरीद बिक्री में फर्जी दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई थी। कार्यालय के कई कर्मी जेल में बंद हैं। विजिलेंस के डीएसपी कन्हैया लाल ने बताया कि डीटीओ रजनीश लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। उसी के आलोक पर छापेमारी की जा रही है। डीटीओ के शहर के दाऊदपुर स्थित निजी आवास से कैश और फर्नीचर बरामद किया गया है। अब इनके कार्यालय पर भी छापेमारी चल रही है। से अधिक संपत्ति का मामला है। निगरानी थाना कांड संख्या 23-21 दर्ज है इनके विरुद्ध। उसी में पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित आवास में छापामारी चल रही है। अभी कहाँ पदस्थापित हैं? अभी डीटीओ साहब मुजफ्फरपुर में हैं पदस्थापित और छपरा के इंचार्ज में है। क्या नाम है उनका? उनका रजनीश कुमार नाम है। चार्जेस क्या उनके ऊपर? आय से अधिक संपत्ति। कितना कुछ हिसाब सब होगा ना? अभी तो यहाँ सामान्य चीज़ें यहाँ पाई गई है और लगभग 37,000 रुपया और बाकी जो है घर में उपलब्ध वही सामान है। पटना में अभी क्लियर नहीं हुआ कि पटना स्थित आवास यहाँ से सर ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिला है? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला। यहाँ से क्या क्या मिला? जो यहाँ घर में जो फर्नीचर वगैरह वो सामान मिले हैं और वही 37,000 रुपया कैश मिला है। कैश मिला। कितना डिस्प्रोपोर्शनेट उन पर आरोप कितने का है? कुछ ऐसा आरोप आज से अधिक कितना का अभी जानकारी नहीं है। किसने शिकायत किया है सर? सब कुछ बता। ये गोपनीय है। जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी करने का निर्देश पूर्व मंत्री ने जारी किया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित इलाकों की एएनएम को बाढ़ के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं नाव और मोटर बोट को भी आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रभावित और उसके आसपास के इलाकों में स्थित सभी प्राथमिक और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का भंडारण किया जा चुका है। प्रभावित इलाकों में दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया और हैजा जैसी मौसमी बीमारियों और एंटी रेबीज दवाओं का भी भंडारण किया जा चुका है। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खास करके मीनापुर, साहेबगंज, फारूक इत्यादि जो है गाय घाट सभी को हम लोग अलर्ट कर दिए हैं और सभी प्रभारी से हमने फ़ोन पर मोबाइल पर बात किया कि आप लोग सेंट्रल स्टोर से जो भी बाढ़ संबंधित दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं हैं, उसको आप ले लें और ख़ास करके ब्लीचिंग पाउडर, चूना का उठाव कर लें। इस तरह से हम लोग
मीनापुर को 100 बैग, बंदरा को 50 बैग, सरैया को 100 बैग, गायघाट को 50 बैग, मुसहरी को 50 बैग, मोतीपुर को 50 बैग, बोचहा को 50 बैग, साहेबगंज को 200 बैग, पारो को 100 बैग और राई को 100 बैग और कटरा को भी 100 बैग ब्लीचिंग पाउडर हम लोग दे चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड को 10-10 हज़ार हेलोजन का गोली भी दिया जा चुका है। और जो भी बाढ़ जनित बाढ़ के उपरांत जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे लूज मोशन, डिसेंट्री, वोमिटिंग, डायरिया, इस इत्यादि से संबंधित जो भी दवा है सारे प्रभारी को बोल दिया गया है। और लगभग सभी पीएससी के प्रभारी लोग अपना उठाव कर लिए हैं। तो कटरा जो है अभी अपना 100 बैग नहीं ले गया है और औराई का नहीं गया है। गर्भवती माताओं के लिए किस प्रकार का निर्देश है जो भी होगा? गर्भवती महिलाओं को हम लोग आशा के माध्यम से उसको जो भी उसका EDD है, संभावित जो डिलीवरी का जो डेट होता है, उस डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जो उसके निकट का जो PSC पड़ेगा वहाँ हम लोग आवश्यक निर्देश दिए हैं कि ऐसी गर्भवती महिला को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हम लोग। कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसको लेकर के? और सभी कंट्रोल रूम जो है हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम जहाँ वैक्सीनेशन और एंटीजन टेस्ट से संबंधित और कोविड टेस्ट से संबंधित जो हम लोग का कंट्रोल रूम चल रहा था, उसी में हम लोगों ने आज एक आदेश जारी किया है कि बाढ़ से संबंधित जो भी प्रभावित गाँव हैं उसका डेली प्रतिदिन प्राप्त करना है और प्राप्त करके क्या वहाँ की स्थिति है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि जिले के कई गांव बाढ़ का मुकद्दर बना हुआ है। गांव के गांव बाढ़ से बदहाल हैं और जिला प्रशासन तैयारियों की समीक्षा कर रही है। देखिए सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। नेपाल और लगातार जिले में हो रही बारिश के बाद बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बूढ़ी गंडक खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है, जिससे अब निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है। शहरी क्षेत्र से सटे निचले इलाकों में बूढ़ी गंडक का पानी तेजी से फैलने लगा है। अखाड़ा घाट, झील नगर समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। वहीं अय्यापुर इलाके के मिठन सराय में बाढ़ का पानी झोपड़ियों में प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं। गांव के कई घर बाढ़ की चपेट में हैं। बाजारों में निकलने के लिए लोगों को काफी समस्या हो रही है। वहीं बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग बांधों पर रहने, शरण लेने को मजबूर हैं। इस दौरान सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की सभी नदियां उफान पे चल रही है। कुछ नदियों के जलस्तर में कमी है तो कुछ नदियों के जलस्तर डेंजर जोन पहुंच चुकी है। इस वक्त मौजूदगी है मेरी अहियापुर इलाके के माधोपुर मिठन सराय गाँव में और तस्वीर आपके सामने है। बूढ़ी गंडक नदी में लगातार पानी फैलने से देख सकते हैं कि आसपास के जो मोहल्ले हैं वो कैसे, मोहल्ले के घर जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। यानी इतना आप घर जो देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। ये तस्वीर अहियापुर इलाके के मिठन सराय माधोपुर गांव की है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे या चारों तरफ आप जहां जहां तक देख पा रहे होंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। अब सोचिए कि इधर से जो लोग आने वाले हैं वो सड़क तक या बाज़ार में कैसे निकलते होंगे, उनको कितना परेशानी होता होगा। इस चीज़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। या तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर कमर भर पानी हेलकर उसके बाद वापस सड़क तक जाना होता है। कुछ लोग तो इस मोहल्ले को छोड़कर
पलायन शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग बांध पे रह रहे हैं तो कुछ लोग एनएच का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी को बोलेंगे, देखिए ये जहां हम लोग चल रहे हैं ये सड़क है, सड़क पर इतना पानी है तो सोचिए कि मेरे पीछे जो ज़मीन है वहां पे कितना पानी है। स्थानीय लोगों की माने तो वहां अगर आप 2 कदम आगे बढ़िएगा तो सड़क ख़त्म होता है और वहाँ जो है वो गर्दन भर से ऊपर पानी। अब सोचिए यहाँ के लोग जो हैं कैसे आते जाते होंगे और कैसे रहते होंगे। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या आने पानी जाने का क्या स्थिति है। पानी तो बढ़ रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, नाव की व्यवस्था है नहीं इधर। घर के तरफ चारों तरफ पानी हो गया, बीच में घर है, रात तक तो घर भी डूब जाएगा। हम लोग जहाँ हैं वहाँ से पीछे जो है कितना घर होगा, कितने परिवार होंगे? इधर तो घर 30-40 घर होगा इधर अभी। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे आते जाते हैं, सड़क तक निकल पाते हैं? पानी हेल के जाते हैं, आते हैं, और क्या। नाव है तो नाव तो है नहीं व्यवस्था इधर, पैदल जाते हैं, हेल कर आते हैं। काम करने में दिक्कत हो रहा है इधर क्या गड्ढा है सर, देखिए इधर क्या रात को आता है, एक आदमी हिलने वाला रहता है तब ना निकल जाएगा। इधर क्या बच्चा लोग आता है, इधर क्या चल जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। अब नैया वैया के लिए मुखिया जी के बोले हैं, मुखिया जी सुन रहा है, अभी मुखिया जी नहीं दे रहा है कुछ भी। अच्छा, आपके घर के मतलब आपके पीछे ही 2-4 ऐसे घर हैं जो अभी डूबा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। वो तो मेरा ही है। आप ही का है? हाँ, मेरा कुटुम्ब का है, मेहमान का है। अभी कैसे आप लोग रहते हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं? क्या करेंगे, पूरा निचास है सर, इधर निचास था तो इसमें आ गया पानी का, एक पूरा रात में आ गया पानी। अब सामान भी नहीं निकाल पाया कुछ, खाली सामान में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी ऊपर बाहर धरे हुए हैं, दूसरा के घर में आग गोर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग पूरा आदमी 5-7 आदमी के रूम में घुस गया इधर के पानी, और आदमी से घुसा है 40 आदमी के लगभग में घुसा है पानी। हम लोग गए उधर क्या 4 लाइन पर जाम करने के लिए, एक तरफ गए, वो जाम भी नहीं करने दिया, पर प्रशासन लोग बोल रहा है नहीं अभी पानी नहीं गया। अभी तक कोई जिला प्रशासन से नाव पन्नी कोई सुविधा आप लोगों को मिला? नहीं मिला। नहीं, 40 घर गांव के डूबे हुए हैं, नहीं मिला अभी कुछ। क्या कर रहे हैं चाचा? क्या कर रहे हैं? ये खाने बिगड़ मर रहे हैं, न नाव है, न कमाने खाने वाला आदमी है, और इतना दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए, खाने न मर रहा है आदमी सब। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्थानीय लोग जो हैं वो एकदम मतलब परेशान हैं। क्या कहना चाह रही हैं? हम लोग से तो कहने चाहिए जो जनता लोग से सब मरता है, न रहने का साधन है, न खाने का साधन है, न हमसे तो गाछ तरह दिन रात भींजता है, कोई उपाय न है। कितने घर में पानी घुस गया है इधर? पानी तो घुस गया है, इतना भी पानी, तो पानी में कैसे हम लोग सर रहेंगे। कितना घर होगा अंदर में? 40 घर। कोई नाव मिला है अभी तक? ना कुछ न मिलल अभी, व्यवस्था कुछ न हमको सकते, एगो पन्नी के न देता है। पर की काम है, जो 6000 वाला आया तो वो 6000 रुपया हमको सके नहीं दिया, दौड़ाते रह गया कि नहीं दिया, कुछ न मिलल हमारा सके तो कोई उपाय न। हमसे तो गरीब आदमी है, खाए बिनु मरम, नाव न रहता, जाम दर दुकान उधार पुधार लाभू जाम तो वही में डूब के मर जाए। तो साफ तौर पे ये देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है वो अहियापुर इलाके के मीठन सराय माधोपुर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। मेरे पीछे तकरीबन 40 घर हैं जहां सड़क से आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लोग जो हैं वो हेल के किसी तरह सड़क तक निकल पाते हैं, न नाव इन लोगों को मुहैया हो पाया है न कुछ। ऐसे में परेशान ये लोग चल रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा के समर्थन में उतरे जिला के पूर्व जिला जेडीयू युवा महासचिव सम्राट ने कहा कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है। बिहार में सियासी घटनाक्रम तेज होती नजर आ रही है। लोजपा के 2 फाड़ होने के बाद अब चिराग पासवान जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जिले के युवा जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने का निर्णय लिया है। पूर्व जेडीयू युवा जिला महासचिव सम्राट ने कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान शिक्षित और युवा नेता है, इसलिए हम उनके विचारधारा से प्रभावित होकर उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी, जेडीयू और कई अन्य दल के युवा भी साथ में चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं और आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं
बल्कि आसपास के कई जिलों में ही भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मुझे जिला महासचिव बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी जदयू की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हमने जदयू से इस्तीफा दिया था और लोजपा के कई उम्मीदवार, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा गायघाट हम लोगों ने लोजपा के उम्मीदवारों के लिए कैंपेनिंग किया था। उस समय ये था कि चिराग पासवान युवा हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, और अकेले लड़ने का जो उनका फैसला था हर एक शिक्षित युवा को उस समय अच्छा लगा था। उसके बाद कुछ दिनों पहले जो घटनाक्रम हुआ है, उनके चिराग पासवान जी के पीठ में जो छुरा घोंपने का काम हुआ है, ये बेहद दर्दनाक है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस पार्टी को बहुत ही मेहनत से बनाया था। उसके बाद उनके जाने के बाद, उनके मरणोपरांत इस तरह की घटना बहुत ही, हम लोग जैसे युवाओं को जो पढ़े लिखे थे उन लोगों के लिए दिल तोड़ने जैसी थी, हृदय विदारक घटना थी। उस चीज़ को हम लोग आज सभी लोग, जैसे विभिन्न पार्टी के लोग हैं, कुछ और पार्टी के, जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं, सब लोग आने वाले हैं, लेकिन अभी लेट से शायद पहुँचेंगे। तो सारे लोगों ने मिलकर, सारे युवाओं ने मिलकर फैसला लिया कि पार्टी एक अलग चीज़ है, पार्टी से जुड़ना ना जुड़ना अलग चीज़ है, विचारधारा अलग विचारधारा के जो हम लोग युवा हैं, वो सारे लोग मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। उन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जिससे बिहार का जो समुचित विकास हो सके, चाहे वो किसी के नेतृत्व में हो। और चिराग पासवान जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, एक तरफा भी समर्थन कर रहे हैं। एकमात्र युवा हैं जो बिहार को अभी चला सकते हैं, शिक्षित युवा हैं, और हम लोग उनका समर्थन करने का काम करेंगे। पार्टी से जुड़े ना जुड़े ये अलग बात है, उनकी विचारधारा से जुड़े ना जुड़े अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य बिहार के राजनीतिक हालात जो हैं, उसमें हम लोग और हमारे जो सैकड़ों युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग चिराग पासवान जी का समर्थन कर रहे हैं। 5 जुलाई से जो आशीर्वाद यात्रा हो रही है, आज भी मेरी बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, चिराग पासवान जी से, सौरभ पांडे जी से भी मेरी बातचीत हुई है। तो 5 तारीख से जो यात्रा शुरू होगी पूरे बिहार में, सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, हमारी टीम जहां हमारे अपने लोग हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, हाजीपुर तक सारे लोग मिलकर हम लोग चिराग पासवान के लिए कैंपेनिंग करेंगे। लोजपा पार्टी की वो कैंपेनिंग नहीं होगी, वो कैंपेनिंग होगी चिराग पासवान के लिए। एकमात्र जो युवा शिक्षित उम्मीदवार हैं उनके लिए, उनके साथ जो विश्वासघात किया गया है उनके पार्टी के लोगों ने, उसके खिलाफ, और चिराग जी के समर्थन में उनके साथ हम लोग रैलियों में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक साथ पूरे देश में 23 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा पखवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाई जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा पश्चिमी नगर मंडल के द्वारा सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। साथ ही पौधे के सामने पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा का सभी ने शपथ लिया। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जल और ऑक्सीजन बचाने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन काल में 6 बड़े वृक्ष अवश्य लगावें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल ही बलिदान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 वृक्ष लगाने, पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग ऐसे वृक्ष को लगा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे और समाज में हम अपने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की पूजा करें। इसी बात के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आकर के पेड़ लगाए। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा के बूथ से लेकर केंद्र तक के पदाधिकारी इस अभियान में लगे हैं। भाजपा ने यह संकल्प लिया कि हम इतने वृक्ष लगाएंगे कि सदियों तक पर्यावरण और खासकर कोरोना काल में हुए ऑक्सीजन की कमी दोबारा नहीं होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर
राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए गए और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। कुढ़नी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाकों के चंद्रहट्टी से शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। जिले में चलाए जा रहे शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान कुढ़नी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चंद्रहट्टी के समीप से शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। हालांकि पुलिस टीम को आता देख मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार कुढ़नी थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब के खेप उतारी जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर कुढ़नी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम ने चंद्रहट्टी स्थित छापेमारी कर शराब के लदे ट्रक को जब्त किया, जिसमें रखे 172 कार्टन यानी 1540 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए कुढ़नी थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समरनालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक गुरुवार को समरनालय परिसर स्थित जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि मई माह में मूल मासिक आवंटन के अनुरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न प्रत्येक विक्रेताओं को लगभग 40 से 60% आवंटन कम दिया गया। किसी विक्रेता को आवंटन ही शून्य है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण के क्रम में उपभोक्ताओं के कोप भाजन का शिकार होना पड़ रहा है। अतिरिक्त आवंटन के लिए संघ के प्रतिनिधि मंडल स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क कर आग्रह किया गया। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त आवंटन बनेगा, लेकिन अभी तक किसी का भी अतिरिक्त आवंटन नहीं बन सका। साथ ही बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जो चावल दिया जा रहा है वो बिल्कुल सड़ा गला है, जो उपभोक्ताओं के खाने योग्य नहीं है। इस परिवेश में प्रत्येक उपभोक्ता जन वितरण विक्रेता से चावल के बदले गेहूं मांगते हैं। नहीं देने पर उनके द्वारा विक्रेता को गाली गलौज एवं मरने की धमकी भी दिया जाता है, यह कहते हुए कि डीलर चावल बदल दिया है। वहीं कोरोना काल में माह अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फ्री में वितरण किए गए खाद्यान्नों एवं चना दाल पर मिलने वाली मार्जिन मनी बहुत ही विक्रेताओं को नहीं भेजी गई है। उसे अतिशीघ्र डीलरों के खाते में भेज दिया जाए। साथ ही मई तथा जून 2021 का भी मार्जिन मनी विक्रेताओं के खाते में भेजा जाए। माह मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक उपभोक्ताओं को फ्री राशन वितरण करना था। तो मासिक आवंटन जो हम लोग को मिल रहा है, मासिक आवंटन तो मूल रूप से जो मिला उसके अनुरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न का आवंटन नहीं मिला। हमारे जिले के लगभग प्राय सभी विक्रेताओं को 40 से 60% आवंटन ही दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। कुछ ऐसे भी विक्रेता हैं जिनका आवंटन ही नहीं हुआ, शून्य आवंटन रहा।
लेकिन स्थानीय पदाधिकारी के दबाव पर जो मासिक आवंटन था उसी से हमारे विक्रेता दोनों राशन को बांटे। अब जून की बात है, जून में उनका जो आवंटन है वो भी उसी ढंग का है। लगातार हम लोग हमारे शिष्टमंडल स्थानीय पदाधिकारी से मिलते रहे हैं, आग्रह भी किया और सच्चाई से अवगत भी करा उन लोगों को। क्या रणनीति तय की है बैठक में? तो उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आवंटन मिल जाएगा, लेकिन आज 24 तारीख हो गया, अतिरिक्त आवंटन तैयार नहीं। तो हम लोग आगे की रणनीति के लिए आज विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर पदाधिकारी रहते तो उनसे भी मिल के अपना ज्ञापन देते। अगर पदाधिकारी से मिलने के बाद कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किया गया आवंटन में। एलएस कॉलेज के मैदान में वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से वट पूर्णिमा के अवसर पर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से गुरुवार को वट पूर्णिमा के अवसर पर एलएस कॉलेज मैदान में वन महोत्सव मनाया गया। वन महोत्सव कार्यक्रम में महाविद्यालय के गण्यमान्य प्राध्यापकों सहित कल्याण परिवार के वरिष्ठ सदस्य गण उपस्थित रहे, जिनके द्वारा महाविद्यालय परिसर में सभी प्रकार के फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधे लगाए गए हैं। आश्रम के अध्यक्ष आचार्य पवन महाराज ने सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों को आश्रम की ओर से अंगवस्त्र, श्रीमद् भगवत गीता एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जो समारोह है उसका आज शुभारंभ है और पूरे 1 महीने 24 जून से 24 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा। और हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर के वह यह है कि हम प्रकृति को मानवीय अंतःकरण के भीतर ले जा सके, उनको जोड़ सके, माने उनकी संवेदनाओं को प्रकृति के साथ जोड़ सके, यही हमारा उद्देश्य है। और संभवतः हम इस अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह आह्वान करना चाहूँगा कि इस वन महोत्सव माह में आकर के जुड़ें और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और आनंद उत्सव का माहौल में। कमरा मोहल्ला स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कमरा मोहल्ला स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने गुरुवार को शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से वक्फ की संपत्ति की अवैध खरीद बिक्री का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि जिले के कोल्हुआ पैगंबरपुर में करोड़ों की वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक पदाधिकारी आरिफ राजा की मां एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा वक्फ अधिनियम के विरुद्ध जाकर अवैध तरीके से बिक्री की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति खरीद बिक्री करने में आसानी हो, इसलिए रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों के सुरक्षा एवं संरक्षण की जाए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति के दस्तावेज को भी नष्ट करने वाले लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर कागजों को गायब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाता है तो शिया समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आगे आंदोलन चलाया जाएगा। बोर्ड की बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी, घट क्या मुश्किल से 100 बीघा भी नहीं रह गई और दिन ब दिन घटती जा रही है। जो लोग इसके लिए संरक्षक बनाए गए थे शिया वक्फ बोर्ड, वो बिल्कुल कान नहीं धरता है। और जो जैसे शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हैं आरिफ रज़ा, उनको आप देखिए सामने गोला रोड कब्रिस्तान है, 24 दुकानें हैं, 20 लाख रुपया सालाना जाता है, 1 पैसा कब्रिस्तान में खर्च नहीं हो रहा है। जनता अपने पैसे से सफाई भी कराती है, पोछाड़ा भी कराती है। आरिफ रज़ा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसकी माता जी ने कोल्हुआ की ज़मीन बेची, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके सारे ननिहाली रिश्तेदारों ने कोल्हुआ में 30 बीघा ज़मीन और अलग से 70 बीघा 2 वक्फ वहाँ पे वो बेच दिया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। करबला पे उसका मसलमैन है गुड्डू, उसने 3 मंजिला मकान बना लिया 400 रुपये किराए के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी जिनको बचाना है, जिनको रोकना है, वो लोग रोकते नहीं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग पे कार्रवाई होती है, हम लोगों के ऊपर जो है वो केसेस होते हैं। बेचने वाला आज तक जेल नहीं गया, बचाने वाला जेल भी जाता है और केस भी सह रहा है। हम लोग अब इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कानून के दायरे में जो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अरबों की ज़मीन जो कमज़ोरों के लिए, जो कमज़ोरों के उत्थान के लिए, जो धर्म के कामों के लिए, इमाम हुसैन की मजलिस के लिए, इमाम हुसैन सलातो-वस्सलाम की अज़ादारी के लिए और दीन के कामों के लिए थी, वो बेईमान भूमाफिया बेच के खा रहे हैं और सरकार बैठ के देख रही है और कुछ नहीं करी। जबकि 1000 शिकायतें जा चुकी हैं, जो जाते हैं कहने उनके ऊपर FIR हो जाता है।
ये इतना बड़ा मामला, और उसके बाद अंचल से अब कागज़ गायब हो रहा है। अंचल से कागज़ गायब हुआ, बाद आते RTI से रिपोर्ट आई कि 10,000 रुपया जुर्माना किया जाए नागेंद्र सिंह CEO के ऊपर और चिन्हित करके कार्रवाई की जाए किसने अंचल से कागज़ गायब किया है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपके अखबारों में, शहर के अखबारों में बार बार आ रहा है कि नाजिरपुर की ज़मीन अंचल से कागज़ गायब हो गया, रिकॉर्ड रूम से कागज़ गायब हो रहा है। अब कागज़ गायब करके ज़मीन बेची जा रही है, सरकारी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, मठ की ज़मीन। अब जो लोग बोलता है उसके ऊपर भूमाफिया धमकी देते हैं, चढ़ाव करते हैं, चढ़ाई करते हैं। हमारी सरकार से अपील है कि हम लोग जो अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है, जिनका वोट का वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे मुल्क के कानून में, हमारे संविधान में मच्छर और मक्खी का हक है, तो हमारा हक नहीं है। जो लोग हमारा माल लूट रहे हैं, ज़मीन लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी KBN स्कूल बना था जनता के लिए, बाहर से फंड आया था। वो स्कूल आप देख लीजिए कि उसके पहले स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई जो है फीस से होने लगी, कंप्यूटर बेच दिया। अब एक शिलापट यानी एक कंधा लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कि ये जनता के लिए है, सवाब के लिए, उसको परसों उखाड़ के उन लोगों ने फेंक दिया और भूमाफिया को देने वाले हैं। हम लोगों ने अभी कुछ 2 दिन पहले DM साहब को लिख के दिया, कार्रवाई शायद शुरू होने वाली है। हम लोग आखिर में अगर नहीं होगा तो फिर सड़क पे आएंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम तमाम अपने अधिकारी को बताएंगे कि इस तरह से लूट अगर बर्दाश्त की गई तो यही लोग शेर होते हैं जो कल जाके हमारा मुल्क बेचते हैं। हम लोग और पूर्वजों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। हम कभी भी जनता के साथ, कमज़ोरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और अपने मुल्क को करप्शन से हम लोग मुक्त कराएंगे। इसीलिए ख़ास करके वक्फ बोर्ड के अधिकारी, अभी अफजल अब्बास साहब जो नए चेयरमैन आए, हमसे मिलने आए थे, हमने कह दिया कि ठीक है, आपको 1 साल हो रहा है, 10 दिन 15 दिन का और मौका देंगे। अब आप इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।